हेलो बच्चों। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो देखना ध्यान से। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि जंतु कोशिकाओं के लिए वाहक। तो जो रेट्रोवायरस है, मैंने आपको बताया था कि रेट्रोवायरस को सामान्यतः जंतु कोशिकाओं के लिए वाहक के रूप में यूज करा जाता है। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब ये रेट्रोवायरस काम में लिया जाता है ना, तो इसके जो प्लाज़्मिड है, उस प्लाज़्मिड में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, वो रोग फैलाने का काम करती हैं। ठीक है? तो यूज़ करने से पहले इसको अरोगकारी बनाया जाता है, फिर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको याद रखना है कि रेट्रोवायरस सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने का काम करते हैं, लेकिन जब इसका उपयोग जंतु कोशिकाओं के लिए वाहक के रूप में करते हैं, तो जंतुओं के लिए बेसिकली इसका यूज़ करा जाता है। तो जब जंतु कोशिकाओं में इसको वाहक के रूप में यूज करते हैं, तो इसको अरोगकारी बना दिया जाता है। मतलब जो जीन इसमें रोग फैलाने का काम करती है, उस जीन को क्या किया जाता है, इसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है। देखो, डीएनए जो है वो, अगला पॉइंट देखो, डीएनए जो है वो जल विरागी अणु है। जल विरागी का मतलब वो जल को, वाटर को रिपेल करने का काम करता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आपने आरडीएनए बनाया, ठीक है, अब उस आरडीएनए को आपको किसी होस्ट कोशिका में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो आरडीएनए उस होस्ट कोशिका के अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डीएनए क्या है, जल विरागी अणु है। ठीक है ना। तो देखो क्या किया जाता है, तो ये जो डीएनए है, ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पास नहीं कर पाता, इसलिए डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए उस कोशिका को क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है, ताकि वो आर डीएनए को आसानी से ग्रहण कर सके। ठीक है। उस कोशिका को ऐसे बना दिया जाता है ताकि वो आर डीएनए को आसानी से ग्रहण कर सके। ठीक है ना। और ऐसे होस्ट को, जिस कोशिका में आप उसको प्रवेश करवा रहे हो ना, आर डीएनए को, ऐसे होस्ट को बोला जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है ना। अब देखो, कुछ उपचार दिया हुआ है कि आप कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बना सकते हैं, या उस कोशिका को आरडीएनए ग्रहण करने योग्य आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि द्विसंयोजी धनायन जैसे कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ पोषक को उपचारित किया जाता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो क्या किया जाता है कि वो सेल है, उस सेल को सबसे पहले रखा जाता है कैल्शियम आयन पे। कुछ कैल्शियम आयन की सांद्रता है, उस कैल्शियम आयन की सांद्रता पे उसको रखा जाता है, जिससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छिद्र हो जाएंगे। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसको रखा गया ऐसे मीडियम में जहाँ पे कैल्शियम है। अब क्या होगा, जब कैल्शियम मीडियम पे रखेंगे ना, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से होल्स हो जाएंगे, या पोर्स हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब क्या होगा फिर उससे, जब छोटे छोटे से छिद्र हो जाएंगे ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो उस आर डीएनए को आसानी से ग्रहण कर पाएगी। ठीक है। बाद में क्या किया जाता है, छिद्र हो गए, उसके बाद में क्या किया जाता है, ये जो आर डीएनए है वो, और ये जो पोषक कोशिका है वो, इन दोनों को सबसे पहले बर्फ़ पे रखा जाता है। ठीक है, आइस पे रखा गया। उसके बाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा गया। उसके बाद में फिर से आइस पे रखा गया। देन क्या होगा, ये जो आर डीएनए था, ये आपके होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। इतना समझ में आया? तो एक मेथड तो था ये वाला। आगे देखो क्या है। देखो आगे दिया हुआ है, दूसरा मेथड दिया हुआ है माइक्रो इंजेक्शन। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा यहीं से होती है इस चैप्टर में। ठीक है। तो ये मेन पार्ट होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड जो है, इसमें क्या किया जाता है, कोई जैसे जंतु कोशिका है, ये कोई एनिमल सेल है। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इस जंतु कोशिका के न्यूक्लियस में, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सीधे ही क्या किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से आपके आरडीएनए को प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि सर प्लांट सेल के लिए क्यों काम ही नहीं लेते, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, दीवार तो है, दीवार क्या है, थोड़ा सा टफ कवरिंग है। सो आपका माइक्रो इंजेक्शन वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं, जंतु कोशिका के लिए माइक्रो इंजेक्शन को काम में लेते हैं। आरडीएनए को एक माइक्रो निडल में, या जो सुई होती है ना इंजेक्शन लगाने वाली, वैसे वाली एक माइक्रो निडल है या फिर माइक्रो इंजेक्शन है, उसके अंदर भर करके और डायरेक्ट क्या किया जाता है, इसे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। ठीक है।
तीसरा मेथड आता है बायोलिस्टिक या जीन गन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जीन गन वाला मेथड है ये प्लांट सेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये आपका प्लांट सेल है, और क्या किया जाता है, ये जो पिलेट्स हैं, ये जो पिलेट्स हैं, इन पिलेट्स के ऊपर आरडीएनए को अ, स्थापित कर दिया जाता है ना। यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे आपके आरडीएनए को जोड़ दिया, कवर कर दिया इसको। अब क्या किया जाता है, अच्छा दूसरी बात, ये जो पिलेट्स हैं, ये जो गोलियां हैं, ये कौन सी धातु से बनाई जाती हैं, गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या किया जाता है, आपकी ये सेल है जिसमें आप एंटर करवाना चाह रहे हैं, ये आपकी पिलेट्स हैं जिनके ऊपर आरडीएनए लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन गोलियों को दाग देंगे अच्छे से, है ना, ट्रिगर कर दिया जाता है, जिससे ये जो पिलेट्स हैं वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाएंगी। समझ गए भाई, गन होती है ना, गन, ऐसे गन, गन में से होके ही तो निकलेंगी ये, ठीक है ना, गन होती है ये। तो इसमें से जैसे आप इसको ट्रिगर करोगे तो यहाँ से ये प्लेट्स इस सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये क्या था, ये था आपका कि आप कैसे एक सेल में आरडीएनए को एंटर करवा सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो आगे दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको बोल दिया जाता है, विद्युत कण संचलन। ये क्या है, देखो इस तकनीक की सहायता से आरी द्वारा काटे गए डीएनए के खंडों को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसको कैसे काम में लिया जाता है। तो देखो जैसे आपका ये आर डीएनए है, सॉरी आपका ये कोई वांछित डीएनए है, ठीक है, आपने किसी सेल से इसको निकाला है, फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन बनाने वाली जीन है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि केवल पर्टिकुलर वो हिस्सा ही निकालेंगे अपन, ऐसा थोड़ी है, वो तो थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट आएगा। तो आरी से जब आपने इसको कटवाया तो छोटे छोटे से पीस मिल गए आपको ऐसे। तो जब आप जैसे मान लो ये है आपका वांछित जीन, अब इसको आपको प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है, तो आपको केवल उतना ही हिस्सा चाहिएगा जो इस प्लाज्मिड के साथ में जुड़ सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वो सेगमेंट प्राप्त करने के लिए पहले इनको आकार के अनुसार व्यवस्थित करवाना पड़ेगा। इन सबको जितने भी सेगमेंट मिले उन सबको आकार के अनुसार व्यवस्थित करवाना पड़ेगा। तो व्यवस्थित करवाने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उसी को क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा जाता है कि ये एगारोज जेल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, इस पर एगारोज जेल होता है। और इसमें ये वेल बने हुए हैं, वेल का मतलब वो जगह होती है जहाँ से आप डीएनए के टुकड़ों को डालोगे इसमें, ठीक है। फिर इसमें विद्युत क्षेत्र पास किया जाता है। तो जैसे आप इसमें विद्युत क्षेत्र पास करेंगे ना, तो डीएनए जो है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो वो जो डीएनए है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, डीएनए के टुकड़ों को जैसे आपने इन वेल के अंदर डाला, ये जो होल होते हैं इनमें डाल दोगे, तो विद्युत क्षेत्र आपने इसमें पास करा, फिर क्या होगा उससे, डीएनए के जो सेगमेंट है वो साइज के हिसाब से इस जेल के ऊपर आगे की साइड में ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे छोटे सेगमेंट होंगे डीएनए के वो सबसे आगे की साइड में आएंगे, और जो बेचारा भारी होगा वजन में मेरी तरह, उससे चला ही नहीं जा रहा होगा, तो वो पीछे की साइड में रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यही बात लिखी हुई है, आगे देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए खंड जो है वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं, ठीक है, जो किधर की तरफ जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पे एनोड होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है एनोड यहाँ पे, तो एनोड की तरफ चले जाएंगे। इसके माध्यम सॉरी इसमें माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में एगारोज जेल को काम में लिया जाता है, जो एक प्राकृतिक बहुलक है जिसे समुद्री घास से निकाला जाता है। तो ये जो एगारोज जेल है, समुद्री घास का मतलब दो शैवाल होती हैं, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। उन जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से इसको निकाला जाता है एगारोज जेल को, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में डीएनए के जितने छोटे खंड होंगे वे उतने ही अधिक दूरी तक जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि कोई मेरी तरह अगर भारी होगा वेट में तो वो तो पहले रुक जाएगा, और जो हल्का होगा वो आगे तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि आकार के अनुसार अब ये व्यवस्थित हो गई, ठीक है, जेल पे। अब क्या करेंगे अपन, अब किया ये जाता है कि इस एगारोज से प्राप्त डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कराकर
पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में देखने पर चमकीले नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखती हैं। अब एगारोस जेल पे साइज के हिसाब से ये डीएनए के खंड व्यवस्थित तो हो गई, ठीक है, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस एगारोस जेल के ऊपर डाला जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, रंजक होता है, कलर देने का काम करता है। जैसे आपने इथिडियम ब्रोमाइड डाला, उसके बाद में क्या होगा, कलर लग जाएगा इन पे, कलर देने का काम करता है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब क्या होगा, पराबैंगनी विकिरणें इसमें पास करी जाएंगी। तो पहले तो आपने इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, उसके बाद में आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इसमें पास करा, फिर क्या होगा, आपको चमकीले नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देंगी इसमें, समझ रहे हैं। तो आपको जो ये सेगमेंट दिख रहे हैं ना, वास्तव में ये जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखेंगे आपको ये। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है और कौन सा सेगमेंट छोटा है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है कि डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों से, दिया हुआ है कि डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोस जेल से काटने तथा टुकड़ों के निष्कर्षण की प्रक्रिया को इल्यूजन या चालन बोलते हैं। मतलब कि जैसे मान लो ये आपका एगारोस जेल है, ठीक है, इसके ऊपर आपको ये सेगमेंट मिल गए। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे ना, इन सेगमेंट्स को या इन डीएनए के टुकड़ों को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना। कुल मिला के बात इतनी सी है इसको, जैसे मान लो जेल को थोड़ा सा ऐसे कट कर लिया, कट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर, तो ये टुकड़ा बाहर आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रक्रिया है डीएनए के टुकड़ों को जेल से हटाना, ये प्रक्रिया जो है इसको हिंदी में बोलते हैं छालन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इल्यूजन। बात समझ में आ गई। तो आपको आपका जो डिजायर्ड सेगमेंट है साइज के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसके बाद में उसको आरडीएनए, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, क्लोनिंग वाहक के साथ में जोड़ देंगे, है ना। आपका जो वेक्टर था, इस वेक्टर के साथ में अब आपकी इस डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या बन गया, आरडीएनए बन गया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ तक आपका प्रोसेस था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे क्या आता है, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आ ही जाएगा, वैसे तो अपन पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो पीसीआर जो है, पीसीआर अगला पॉइंट है, ये पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस तकनीक की सहायता से क्या किया जाता है, डीएनए के खंडों की संख्या को बढ़ाया जाता है। जैसे अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से साइज के आधार पे डीएनए के खंडों को सेपरेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के खंडों को साइज के हिसाब से अपन व्यवस्थित कर रहे थे, वैसे ही पीसीआर में क्या किया जाता है, पीसीआर में क्या करते हैं, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। आपके पास एक डीएनए है, मान लो एक डीएनए का टुकड़ा है, तो आपको कई सारे डीएनए के टुकड़े बनाने हैं, तो इसी से बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। मशीन होती है पीसीआर करने की, ठीक है। खोज जो है इसकी वो कैरी मुलिस के द्वारा की गई थी, और ये इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन ही तो हो रहा है, आपका ये एक डीएनए था, आपने इसके जैसे 50 डीएनए बना दिए, तो आपने क्या करा है, रेप्लिकेशन ही करा है। लेकिन ये रेप्लिकेशन मशीन में करवाया आपने बाहर, तो ये क्या होगा, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। विट्रो का मतलब बाहर, पात्र में या मशीन में करवाया आपने इसको, ठीक है। दूसरी बात, आपको आवश्यकता क्या है कि पीसीआर करवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो देखो। देखो सबसे पहले तो डीएनए का वो खंड जिसका आप आवर्धन करवाना चाह रहे हैं। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब, जैसे मान लो डीएनए का ये सेगमेंट है, आप इसकी कॉपी बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको पहले तो ये चाहिएगा, तभी तो बना पाओगे ना। दूसरी बात, विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज जो उच्च तापमान जैसे 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सके, इस एंजाइम को थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू है कि ऐसे ऐसे घुमाया स्वाहा और एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए या 50 बन गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या किया जाएगा, क्योंकि डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिएगा। अब खास बात है कि देखो ये प्रोसेस होती है ना, इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये जो पीसीआर की प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो जो डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, वो डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसा होना चाहिए जो उच्च तापमान पे काम कर सके। समझ रहे हैं बात को। तो एक जीवाणु है, ठीक है ना, थर्मस एक्वेटिकस। एक जीवाणु है जिसका नाम है थर्मस
एक्वेटिकस, नाम याद रखना है, थर्मस एक्वेटिकस। इस जीवाणु की खास बात है कि ये गर्म पानी के झरने जो होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग जो होते हैं, सल्फर वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने जो हैं वहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है ना। और उच्च तापमान में रहता है, लगभग 90 से लेके 94, 5, 6 वाला टेम्परेचर होता है, उसमें ये सर्वाइव कर लेता है इजीली, ठीक है ना। तो इस जीवाणु से निकाला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। इस जीवाणु से निकाला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। खास बात, उस डीएनए पॉलीमरेज का एक नाम भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में इसको, टेक। उस जीवाणु को बोला जाता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो पूछ लिया जाए कि बताओ पीसीआर में कौन से डीएनए पॉलीमरेज को काम में लिया जाता है? टेक डीएनए पॉलीमरेज को। उसको कहाँ से निकाला जाता है? थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से निकाला जाता है। पूरा लिख के आना है, थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से निकाला जाता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे देखो, तीसरे नंबर पे आता है इसमें प्राइमर। तीसरे नंबर पे आता है इसमें प्राइमर। देखो प्राइमर क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है ना। 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो बाहर बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जिनको बोला जाता है प्राइमर। बात समझ में आ गई? तो 2 प्राइमर की यहाँ पे आवश्यकता होगी। कितने प्राइमर की? 2 प्राइमर की। प्राइमर काम क्या करता है? देखो देखो, अपन क्या कर रहे हैं कि अपन बना रहे हैं डीएनए से डीएनए। अपन क्या बना रहे हैं? डीएनए से डीएनए बना रहे हैं अपन। बात समझ में आ गई? अब देखो, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, क्या होगा? जैसे मान लो ये डीएनए है ना, ये एक डीएनए, इसकी 2 श्रृंखलाएं, एक ये रही और एक ये रही, समझ गए? तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ये है 5 डेज से लेके 3 डेज। तो होगा ये कि पहले से ही 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड बना के रखेंगे, है ना। पहले से ही 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड बना के रखेंगे, और 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड को बनाना, या जो ग्रुप है इसका, उसको बोल देते हैं प्राइमर। 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप को क्या बोल दे रहे हैं? प्राइमर। अब इस प्राइमर को कहाँ पे जुड़वाया जाता है? टेम्पलेट के 3 डैश सिरे पे। टेम्पलेट क्या है? ये वाला, ये टेम्पलेट है भाई। आप नई श्रृंखला किसको देख देख के बनाओगे? इसको देख के बनाओगे, तो ये क्या है? टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट के 3 डैश सिरे के पूरक होते हैं। टेम्पलेट का 3 डैश सिरा कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये प्राइमर, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको। तो प्राइमर का ये वाला सिरा होगा 5 डैश, और ये वाला सिरा होगा इसका 3 डैश। तो ऑलरेडी 10 से 15 जुड़ गए यहाँ पे। तो अब क्या होगा? जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है उसके सामने समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो उसको पता है कि पहले से जुड़े हैं, तो मेरे को बाकी के जो नए नए न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करेंगे? इससे आगे जोड़ते जाना है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो क्या करेगा? ऐसे आगे आगे साइड में नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे एक श्रृंखला ये बन गई यहाँ पे, और इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, तो एक डीएनए तो ये बन गया। सेम ऐसे ही क्या होगा? ये श्रृंखला थी 3 डैश से लेके 5 डैश, ठीक है ना। तो एक और प्राइमर जो है दूसरा, वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए ऑलरेडी। अब पॉलीमरेज क्या करेगा? टेक डीएनए पॉलीमरेज आगे ऐसे जुड़वाता जाएगा, तो दूसरी श्रृंखला ये बन गई, इनके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो 2 काम में आते हैं प्राइमर, एक तो इस वाली श्रृंखला के लिए और एक इस वाली श्रृंखला के लिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो अब देखो आगे क्या आता है। तो अब दिया हुआ है कि, तो 3 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे था प्राइमर। अब देखो क्या काम में आता है आगे। यूज किया जाता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। भाई एक बात बताओ, आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो, तो डीएनए में क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो एक स्ट्रैंड है ये वाला डीएनए का, आप इसका पूरक बनाओगे ये स्ट्रैंड, तो ये किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से ही तो बनेगा। तो आपको न्यूक्लियोटाइड रखने पड़ेंगे, है ना। आपको न्यूक्लियोटाइड मीडियम में रखने पड़ेंगे, वरना टेक डीएनए पॉलीमरेज बेचारा न्यूक्लियोटाइड कहाँ से लेके आएगा? यार ये खुद थोड़ी बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि स्वाहा रजनीकांत है भाई साहब, तो उसके पास है टेक न्यूक्लियोटाइड है पहले से ही, उसके पास कहाँ से आएंगे? वो तो आपको डालने पड़ेंगे मीडियम में, ठीक है। तो अगला अगली आवश्यकता जो है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स की। तो आपको मीडियम में न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए।
तो 4-5 चीज़ें हो गई। प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिस डीएनए को आप कॉपी बनवाना चाह रहे हैं वो वाला डीएनए खंड चाहिए, और अगला क्या चाहिए आपको, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोसेस दे रखी है, इसकी स्टेप्स दे रखे हैं पीसीआर के। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना, उन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तुड़वाना है अपने को। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तुड़वाना है भाई। देखो जैसे ये था डीएनए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो दो श्रृंखलाएं हैं। अब पहले तो इनको तुड़वाना पड़ेगा हाइड्रोजन बंध को। जब ये तुड़वाएंगे तो एक श्रृंखला ये बन गई, एक ये बन गई, दो स्ट्रैंड मिल गए आपको। अब क्या होगा, एक तो इसका पूरक बन जाएगा स्ट्रैंड, और एक इसका पूरक बन जाएगा, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। तो पहले ये एक डीएनए था, पहले ये एक डीएनए था, अब देखो इससे दो डीएनए बन गए। बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहली स्टेप यही होती है कि डीएनए की जो ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, उसको तोड़वाना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे उसको? तोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो तापमान रखा जाता है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से डीएनए के बीच में जो दोनों श्रृंखलाओं में जो ये हाइड्रोजन बंध होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, और जिससे दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। और ये दोनों किसकी तरह काम करेंगी फिर? टेम्पलेट की। टेम्पलेट का मतलब जिसको देख के नई श्रृंखला बनेगी। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन बंध टूट गए, तो एक श्रृंखला ये आ गई, एक श्रृंखला ये आ गई, तो दो स्ट्रैंड बन गए। अब नई श्रृंखला किसको देख के बनेगी? पुरानी वाली को देख के बनेगी। तो पुरानी वाली को देख के नहीं बनेगी, तो इस पुराने वाली को क्या बोल दिया? टेम्पलेट, आधार बोल दिया। समझ गए क्या? दूसरे नंबर पे देखो, दूसरी जो स्टेप आती है उसको क्या बोलते हैं? दूसरी स्टेप को बोला जाता है एनीलिंग। एनीलिंग में तापमान रखा जाता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा इसमें? इसमें होगा प्राइमर जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' सिरे पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये डीएनए की दो श्रृंखलाएं थी, इनमें पहले हाइड्रोजन बंद था, फिर हुआ डीनेचुरेशन, अब दोनों स्ट्रैंड हो गए अलग अलग, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 5' है और ये है 3', ऐसे ही इधर ये 3' है और ये है 5'। अब क्या होगा, प्राइमर जो है वो टेम्पलेट के 3' पे जुड़ेगा। तो ये टेम्पलेट है, इसका 3' सिरा ये वाला है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा प्राइमर। ऐसे ही ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये टेम्पलेट है एक, और इस टेम्पलेट का 3' सिरा कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा एक प्राइमर। तो अभी तो बताया था दो प्राइमर चाहिए, तो दूसरे स्टेप में होगा ये। देखो तीसरी स्टेप में क्या होगा, एक्सटेंशन या प्रसार। आप जानते हैं एक्सटेंशन का मतलब कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तापमान रखा जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो अभी बताया था टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, मीडियम में से न्यूक्लियोटाइड को लाएगा, है ना, और क्या करेगा, आगे आगे प्रसार करता जाएगा। प्रसार का मतलब नई श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3' सिरा है, यहाँ पे थोड़े से न्यूक्लियोटाइड तो जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे प्राइमर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होगा, वो टेक डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या करेगा, और नए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से जोड़ता जाएगा, है ना, उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बनाता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो जब नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो एक स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 स्टेप है। तो लास्ट वाले एक्सटेंशन में ये एक श्रृंखला बन गई, ऐसे इधर एक श्रृंखला बन गई, फिर लास्ट में इनके बीच में हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये था आपका अपना पीसीआर। अब देखो इसमें कितने नए डीएनए बनेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। जैसे मान लो ऐसे बोले कि 4 बार पीसीआर साइकिल करवाया गया, बताओ कितने नए डीएनए बनेंगे, तो 2 की पावर 4 इतने नए डीएनए बनेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अरे अब बोलो खच्चरों, समझ में आई कि नहीं आई? देखो ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वो देख लेना, फिर वो मंगल ग्रह के प्राणी है ना, धरती पे तो वो गलत ही आ गए, फिर धरती पे उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या आता है, 4th स्लाइड में देखो क्या है, आपकी अपनी प्यारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, कुछ तो है दया। अब देखो डॉक्टर चाणक्य को ले आते हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, सबसे पहले तो दिया किसने था,
बेचारे एलेक जेफरी ने दिया था। ये न होते तो क्या होता आज सीआईडी का, ऊपर वाला ही मालिक है। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले एलेक जेफरी द्वारा दी गई थी, आपको ध्यान रखनी है। और काम क्या होता है बेसिकली आपको पता ही है इसमें क्या करते हैं। ये फोरेंसिक विज्ञान है ना, फोरेंसिक विज्ञान सीआईडी में यूज होता है ना, वो फोरेंसिक ही है, फोरेंसिक साइंस। पितृत्व परीक्षण की बच्चे का वास्तव में फादर है कौन, होती है कई बार ऐसे लड़ाई हॉस्पिटल में। मान लो दो बच्चे जन्मे और कोई उठा के ले गया, अब कोई औरत बोल रही ये मेरे ये मेरा है, कोई बोल रहा है ये मेरा है, तो वो कैसे पता करेंगे, वो इसी से पता करते हैं। अपराध जांच, कोई क्राइम हो गया तो क्राइम सीन पे कुछ मान लो एविडेंस मिल गया है ना, तो वहाँ से पता करते हैं कि क्राइम किया किसने वास्तव में। जैविक संबंधों का मतलब अपने जो एंसेस्टर्स थे, आप गधे से आपका कितना संबंध है, आपसे बंदर क्लोज है या फिर ऊंट आपसे क्लोज है, समझ रहे हैं क्या। तो ऐसे आप आपका दूसरे जीवों से रिलेशन जो है उसको इसी टेक्निक की सहायता से पता किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं शुरुआत से समझना। डीएनए के दो भाग होते हैं, एक होता है कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग। बचपन से बताते आ रहा हूँ, कोडिंग पार्ट वो होता है जो प्रोटीन बनाने की सूचना रखता है, नॉन कोडिंग वो होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है, ठीक है साहब, आगे देखो। हाँ, एक लाइन वो लिख रखी है कि इस तकनीक का यूज़ किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न को पहचानने में भी किया जाता है। तो डीएनए पैटर्न का मतलब होता है जैसे आपका ये जो डीएनए है, ठीक है ना, इस डीएनए में आपके जो न्यूक्लियोटाइड हैं है ना, उनका सीक्वेंस कैसा आ गया, इसको पता करने में भी इसका यूज करा जाता है। देखो खास बात और क्या है, आगे दिया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स आपसे एक एक नंबर के भी पूछे जा सकते हैं और बड़े भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट डीएनए। देखो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। नॉन कोडिंग हिस्से में कुछ विशेष अनुक्रम पाए जाते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा डीएनए है ना, ये क्या है पूरा का पूरा डीएनए। ठीक है, अब ऐसा होता है जैसे ये कोडिंग है ना, और मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का नॉन कोडिंग है, फिर ये कोडिंग आ गया, फिर ये नॉन कोडिंग। देखो मैक्सिमम पार्ट तो नॉन कोडिंग होता है ना, जो डीएनए का मैक्सिमम पार्ट होता है ना वो नॉन कोडिंग होता है, वो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है इसमें कुछ विशेष क्रम पाए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का नॉन कोडिंग पार्ट है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये पार्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब होगा क्या, इसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे ATGC ACTG, ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, क्रम होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ विशेष क्रम होते हैं यहाँ पे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो ATGC ACTGC, ये कोई क्रम है और ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये जो नॉन कोडिंग पार्ट के ये जो विशेष क्रम होते हैं ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। अब ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट क्या है, जिसमें 11 से लेके लगभग 80 बेस पेयर के आसपास, या ऐसे बोल सकते हैं आप 10 से लेके या 11 से लेके और अराउंड 100 के आसपास बेस पेयर पाए जाते हैं। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये थोड़ा अप्रोक्स है ना, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, तो आपको आइडिया देने के लिए कि मिनी सैटेलाइट लगभग कितना बड़ा होता है। तो 11 से लेके लगभग 80 बेस पेयर के आसपास होते हैं इसमें। माइक्रो सैटेलाइट में लगभग 2 से लेके और 6 बेस पेयर तक होते हैं लगभग। बात समझ में आ गई। तो ये दिया हुआ है। अब देखो आगे क्या आता है, अगले नंबर पे दे रखा है VNTR। देखो VNTR क्या है, तो सबसे पहली बात तो VNTR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसको बोलते हैं VNTR। क्या मतलब है VNTR का, देखो ये जो मिनी सैटेलाइट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। मिनी सैटेलाइट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का जो ये पैटर्न होता है ना, जैसे मान लो ये मिनी सैटेलाइट है, फिर बीच में कोई 10 न्यूक्लियोटाइड आ गए, फिर वापस से मिनी सैटेलाइट आ गया, फिर कोई मान लो फिक्स 5 7 50 60 न्यूक्लियोटाइड आ गए, फिर आ गया मिनी सैटेलाइट। तो ये जो एक पैटर्न है इसका, है ना, ये जो पैटर्न है इस मिनी सैटेलाइट का, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, VNTR बोला जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है क्या, RFLP। तो देखो RFLP क्या होता है, RFLP, तो
RFLP क्या है? देखो, RFLP जो होता है इसकी फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। RFLP की फुल फॉर्म होती है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको जैसे घटना स्थल से मिला ये वाला DNA, ठीक है, क्या करते हैं, पहले इसको छोटे छोटे से कट लगाए जाते हैं इस पर आरी की सहायता से, है ना। तो छोटे छोटे से कट लगाने के बाद में आपको जो DNA के सेगमेंट मिले ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग साइज़ के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के ये जो आपको क्रम मिले हैं या जो टुकड़े मिले हैं अलग अलग साइज़ के, इन्हीं को क्या बोलते हैं? RFLP। ठीक है, देखो अब स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो एक बार इनको आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले DNA का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ DNA। सबसे पहले DNA का पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण कैसे करेंगे? क्या किया जाता है कि क्राइम सीन से प्राप्त ब्लड सेल्स हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे लार सलाइवा, चाहे वो सीमन हो, उनसे DNA को लाइजिंग एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है ना। क्राइम सीन से आपको कुछ भी मिला मान लो, है ना, ब्लड सेल्स मिल सकते हैं आपको, सीमन मिल सकता है, या बॉडी का कोई भी पार्ट मिला, सलाइवा मिल सकता है वहाँ से, हाँ सलाइवा में भी सेल्स होती है ना। तो क्या किया जाता है वहाँ से, लाइजिंग एंजाइम समझते हैं? लाइजिंग एंजाइम होता है जो जो बार वाला कवर होता है ना सेल का, जैसे सेल मेम्ब्रेन हुआ, है ना, इसको डिजोल्व करने वाला एंजाइम, कवरिंग को हटाने वाला जो एंजाइम है ना, उस कवरिंग को हटाने वाले एंजाइम को बोलते हैं लाइजिंग। क्योंकि DNA होता है कहाँ पे? DNA तो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए पहले बाहर वाली दीवार को या मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने वाले एंजाइम को बोलते हैं लाइजिंग एंजाइम। आपको फिर लाइजिंग एंजाइम की सहायता से दीवारों को या मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, अब न्यूक्लियस में मिल गया आपको ये DNA। अब क्या करेंगे अपन को, तो मान लो एक ही सेल मिली है, अगर अपन सीधा इसका यूज़ कर लेंगे और ये हो गई ख़राब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, इसका PCR करा जाता है। PCR में क्या करेंगे? PCR में किया जाएगा कि इस DNA के सेगमेंट का या इस DNA का संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी बताया था अपन ने, इसकी कॉपी बनाई जाएंगी कई सारी। चलो कॉपी बना ली मान लो, और पहले से ही ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम है DNA तो उसको बढ़ाया जाता है, उसका आवर्धन कराया जाता है। अब आपको ये मिल गया DNA, ठीक है, आपको ये DNA है, ये है वो क्राइम सीन से मिला वो DNA। क्या करेंगे, पहले इसको आरी के द्वारा कट लगाएंगे इस पर, तो अलग अलग साइज़ के टुकड़े मिल जाएंगे या RFLP मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो RFLP मिलने के बाद में क्या किया जाता है कि साइज़ के हिसाब से इसको सेपरेट किया जाता है ना। ये जो टुकड़े मिले हैं ना DNA के, इनको साइज़ के हिसाब से या आकार या लंबाई के आधार पे इनको व्यवस्थित करा जाता है। आकार या लंबाई के आधार पे इनको व्यवस्थित करा जाता है, ठीक है। या सीधे से बोल दें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जाती है, जिसकी वजह से ये जो DNA के सेगमेंट हैं वो अपने आकार के आधार पे इस जेल पे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये तो अपन देख ही चुके हैं पहले। अगला देखो फोर्थ स्टेप में क्या आता है, तो आगे देखो क्या आता है, आगे देखो क्या आता है। तो हाँ, आकार के आधार पे ये व्यवस्थित हो गई जेल पे, बात समझ में आ गई। एगारोथ जेल है और ये DNA के खंड है। अब देखो क्या किया जाता है कि यहाँ पे करवाई जाती है ब्लोटिंग, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ब्लोटिंग, है ना। ब्लोटिंग करवाई जाती है। ब्लोटिंग में क्या करते हैं कि आपको ये जो जेल है जिसके ऊपर ये साइज़ के आधार पे DNA के टुकड़े जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन की झिल्ली वो डाल देंगे इसके ऊपर। कवर कर दिया आपने यहाँ नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की झिल्ली से इसको ढक दिया। मतलब ये आपका क्या था, ये आपकी जेल था, ठीक है, ये आपका जेल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज की जो झिल्ली है या नाइलॉन झिल्ली, उससे इसको कवर कर देंगे। ढक दिया इसको, ये ढक दिया इसको, बात समझ में आ गई। ये जेल था, यहाँ पे इसको ढक दिया और रात भर रहने देते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। दूसरा एक काम और करते हैं, जब आपने नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली इस पर डाली हुई ना, इस दौरान जस्ट पहले इससे क्या करते हैं, जो बेसिक मीडियम होता है जैसे कि NaOH का हुआ या फिर मान लो और भी बेसिक मीडियम, वो काम में लिया जाता है। तो इसके ऊपर पहले क्षारीय या एल्कली मीडियम डाला जाता है, उसके बाद में नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली से इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे और रात भर ये पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, रात भर ये पड़ा रहेगा,
अब ये जो क्षारीय माध्यम है ना, ये पता क्या करेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े थे, दिख रहा होगा आप, ये रहे, इनको क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़ों में वो कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन बंद तोड़ देगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रात भर ये पड़ा हुआ था जेल, इसके ऊपर ये नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली थी, आपने एल्कली मीडियम डाला हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही आप सुबह इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को यहाँ से हटाओगे ना, ऐसा कैसा आप इसको हटाओगे, तो जेल के ऊपर जिस जगह पे डीएनए जुड़ा हुआ था, है ना, जो लोकेशन थी, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे डीएनए था, यहाँ पे डीएनए था, और यहाँ पे डीएनए था, समझ गए क्या, ये टुकड़े थे। अब आपने जैसे ही आप इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को हटाओगे, समझ रहे हैं, आपने ये हटा दिया यहाँ से। अब जिस जगह पे ये जुड़े हुए थे ना डीएनए, जिस जगह पे डीएनए थे, बिल्कुल उसी लोकेशन में ये यहाँ पे आ जाएंगे नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे। बात समझ में आ गई क्या, सेम लोकेशन पे। अरे कोई चीज़ ऐसे है, आप इसको ढक दोगे तो जहाँ पे इस वाले पार्ट पे कोई चीज़ होगी, सेम टू सेम चिपकाओगे तो वो यहाँ भी तो आ जाएगी। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो डबल स्टैंडर्ड अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़ों में, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन पे, जैसे ये यहाँ पे था जेल पे डीएनए, अब नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे भी ये यहीं पे आ गया, लेकिन पहले ये डबल स्टैंडर्ड था, अब ये कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। बात समझ में आ रही क्या। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि देखो, सदर्न ब्लोटिंग जो है, डीएनए के लिए जो ब्लोटिंग करी जाती है उसको बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग, और आरएनए के लिए नदर्न ब्लोटिंग। नाम याद रखने, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है अपना। बात समझ में आ रही। जैसे देखो, ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लो इंक डली हुई है कहीं पे, ये इंक है टेबल पे, मेज़ पे, ये जो है इंक बिखर गई पूरी, ठीक है। अब एक ब्लोटिंग पेपर आता है, उस ब्लोटिंग पेपर को जैसे ही आप इसके ऊपर डालोगे ना, ऐसे रख दो इसके ऊपर, तो ये जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अधिशोषित हो जाएंगे, है ना। अधिशोषित हो जाएंगे कहाँ पे, उस ब्लोटिंग पेपर के ऊपर। कुल मिला के ये जहाँ पे इंक थी, वो ऐसे की ऐसी चिपक जाएगी कहाँ पे, उस ब्लोटिंग पेपर पे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या मिला, अभी आपको मिला ये नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है, और इस झिल्ली के ऊपर ये मिल गए आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब क्या करते हैं, अगला प्रोसेस आता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं इस वाले प्रोसेस में, पहले लैब में बनाए जाते हैं प्रोब, लैब में बनाए जाते हैं प्रोब। प्रोब क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं ये भी, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े होते हैं जिनको लैब में पहले ही तैयार कर लिया जाता है। और ये जो प्रोब होते हैं, ये नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे जो डीएनए के टुकड़े हैं सिंगल स्टैंडर्ड मिले हैं, जैसे ये मिले हैं अपन को, इनके पूरक होते हैं ये, है ना। जो टुकड़े नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे होते हैं ना, उन डीएनए के खंडों के पूरक होते हैं ये प्रोब, जो पहले लैब में तैयार करवा लिए जाते हैं, और इनको रेडियो एक्टिव कर दिया जाता है, जैसे P32 से अंकित कर दिया या रेडियो लेबल कर दिया। बात समझ में आ गई क्या। तो अब क्या किया जाता है कि जैसे मान लो ये था क्या, ये था वो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है मान लो। बात समझ में आ गई क्या। तो अब क्या किया जाएगा, अब ये किया जाएगा कि ये जो डीएनए के प्रोब हैं, जो P32 से अंकित हैं, है ना, इनका लिक्विड बनाकर, कई सारे बनाए जाते हैं अलग अलग साइज़ के, इनका लिक्विड बनाकर, और आप क्या करेंगे, इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर डाल देंगे, या ऐसे मान लो एगारोज जेल के ऊपर डाल दिया आपने, ठीक है ना। इस एगारोज जेल के ऊपर आपने इसको डाल दिया। तो जब आप इस एगारोज जेल पे डाल दोगे, तो पहले क्या थे ये, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे। अब प्रोब खुद सिंगल स्टैंडर्ड है और पूरक हो रहा है इनका, तो साइज के हिसाब से ये जो प्रोब है ना, ये क्या करेंगे, इन डीएनए के टुकड़ों के ऊपर जुड़ जाएंगे, इन डीएनए के टुकड़ों के ऊपर जुड़ जाएंगे। तो आपको कैसे मिल गए डीएनए, आपको अब कैसे मिल गए ये डीएनए, अब ये हो गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये कैसे हो गए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े हो गए। तो मिल गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या करा जाता है, लास्ट स्टेप में किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है कि क्या होगा इसमें से, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो बन गए, अब इसमें से एक्सरे पास करी जाती है ना, एक्स किरणों को इसमें से पास किया जाता है। तो जब एक्स किरणों को इसमें से पास करेंगे ना, तो जिन स्थानों पर प्रोब जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको गहरे रंग के बैंड नजर आएंगे, या चमकीले बैंड नजर आएंगे आपको। तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे चमकीला बैंड है, यहाँ पे चमकीला बैंड है, यहाँ पे चमकीला है, यहाँ पे चमकीला है। तो एक पट्टियों के रूप में चमकीले बैंड मिलेंगे। तो पता चल जाएगा आपको कि
सीक्वेंस जो मिल रहा है, डीएनए का सीक्वेंस मिल रहा है, वो कुछ ऐसा मिल रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी में? वीएनटीआर में प्रोब उन जगहों पे जुड़ता है जहाँ उसका पूरक क्रम होता है, अर्थात मिनी सैटेलाइट वाली जगहों पर जुड़ जाता है, जिससे क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। अब नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर उपस्थित डीएनए खंडों का क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली थी ये, जिसपे पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे। अब क्या किया जाएगा? उस पर प्रोब जो है उनको लिक्विड बना के और वो डाल दिया जाएगा, जिससे साइज के हिसाब से या आकार के हिसाब से अपने पूरक डीएनए के टुकड़ों के साथ में वो प्रोब जुड़ जाएगा, तो बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या होता है। अगली स्टेप में क्या होगा? देखो अगली स्टेप में होगा कि घटना स्थल पर प्राप्त डीएनए का फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। तो जैसे मान लो आपने घटना स्थल से डीएनए मिला आपको, है ना, आपको घटना स्थल से डीएनए मिला, ये वाला डीएनए मिला आपको घटना स्थल से, है ना, ये डीएनए, इसका फिंगरप्रिंट बनाया आपने। फिंगरप्रिंट का मतलब यहाँ अंगुलियों वाले प्रिंट नहीं है ना। फिंगरप्रिंट का मतलब होता है कि डीएनए जो है वो नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर कौन से सीक्वेंस में डीएनए के टुकड़े अरेंज रहते हैं। जैसे मान लो ये बनाया हुआ है, घटना स्थल से प्राप्त डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाया हुआ है, इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये डीएनए जो है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे इन जगहों पे जुड़े हुए हैं, या इन जगहों के ऊपर डीएनए है और डीएनए के टुकड़े इसी साइज़ के हैं, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल गया। दूसरी बात, मान लो कि आपको 4 लोगों पे शक है ना, तो उन 4 लोगों का डीएनए निकाला जाएगा और उनका फिंगरप्रिंट तैयार कराया जाएगा, है ना। तो फिंगरप्रिंट का मतलब समझिए, डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो मान लो ए व्यक्ति के डीएनए के फिंगरप्रिंट ऐसे प्राप्त हुए, बी के ऐसे हुए, सी के ऐसे हुए, और ये है घटना स्थल से प्राप्त होने वाले डीएनए का फिंगरप्रिंट। अब मैच करेंगे, जिससे ये सीक्वेंस मैच कर जाएगा वही क्या होगा? अपराधी, और वो उस समय घटना स्थल पर मौजूद था। तो जैसे ए के साथ में ये मैच नहीं कर रहा, बी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, देखो सी वाला जो है, सी वाले के साथ में ये मैच कर रहा है सीक्वेंस। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब सी वाला व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद था। बात समझ में आ गई? तो देखो इस प्रकार ये जो चैप्टर था अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले चैप्टर में अपन ने ये बातें पढ़ ली। और अगला जो पार्ट होगा इसमें मैं क्या करूँगा कि इसे नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चंस जो है बायोटेक के जो बोर्ड ने डाले हुए हैं चैप्टर वाइज, वो मैं डिस्कस करवा दूँगा। बात समझ में आ गई? पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जैसा भी होगा देखा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।